नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं नवमांश कुंडली से प्रेम विवाह का योग कैसे देखा जाता है। आज मैं आपको टोटल 17 प्रकार के अलग अलग प्रेम विवाह के योग बताने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर पंचम भाव में बैठा हो तो प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मकर लग्न की कुंडली है तो सप्तमाधिपति ग्रह कौन हुआ? चंद्र हुआ। मान लो सप्तमेश चंद्र उच्चका होकर पंचम भाव में बैठा है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। दूसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर पंचमेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह कौन हुआ? मंगल हुआ। मान लो पंचमेश मंगल उच्चका होकर सप्तम भाव में बैठा है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। तीसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर पांचवें और सातवें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठे अर्थात पांचवें और सातवें भाव का परिवर्तन योग बनता हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह कौन है? शुक्र है जो सप्तम भाव में बैठा है। सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? चंद्र है जो पंचम भाव में बैठा है। तो नियम ऐसा है कि पांचवें और सातवें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। चौथा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर पांचवें और सातवें भाव के स्वामी आपस में युति प्रत्युति या दृष्टि योग बनाते हो और केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठे हो तो प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर पंचमेश कौन हुआ? शुक्र। सप्तमेश कौन हुआ? चंद्र। ये दोनों चौथे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठे हैं तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह पंचम भाव के अंदर स्वगृही पंचमेश के साथ बैठा हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। इधर देखिए, सप्तमेश ग्रह चंद्र स्वगृही शुक्र के साथ बैठा है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। छठवां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर पंचमेश ग्रह सप्तम भाव के अंदर स्वगृही सप्तमेश के साथ बैठा हो तो प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। इधर देखिए, पंचमाधिपति कौन हुआ? शुक्र जो सप्तम भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ बैठा है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। उसके बाद आता है सातवां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर लग्नेश और पंचमेश ये दोनों ग्रहों की युति अगर सप्तम भाव में होती हो तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना गया है। लग्नाधिपति ग्रह कौन है? शनि। पंचमाधिपति ग्रह कौन है? शुक्र। तो लग्नेश शनि और पंचमेश शुक्र ये दोनों सप्तम भाव में एक साथ बैठे हैं तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। आठवां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर लग्नेश और सप्तमेश ये दोनों पांचवें भाव में बैठे हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि तुला लग्न की कुंडली है तो लग्नाधिपति ग्रह कौन हुआ? शुक्र। सप्तमाधिपति ग्रह कौन हुआ? मंगल। तो लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल ये दोनों पंचम भाव के अंदर युति करके बैठे हैं तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। उसके बाद नौवां नियम है कि पंचमेश और भाग्येश, फिर से बोलता हूं, पंचमेश और भाग्येश की युति सप्तम भाव में होती हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। इधर देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है, पंचमाधिपति ग्रह कौन है? मंगल। सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? गुरु। तो पंचमेश और भाग्येश ये दोनों सप्तम भाव के अंदर बैठे हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। 10वां नियम बताने जा रहा हूं कि
सप्तमेश और भाग्येश, फिर से बोलता हूं, सप्तमेश और भाग्येश की युति पंचम भाव में होती हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। तो सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? शनि। भाग्याधिपति ग्रह कौन है? गुरु। तो सप्तमेश और भाग्येश ये दोनों ग्रहों की युति पंचम भाव में होती हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। 11वां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र और राहु की युति पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें या 11वें भाव में होती हो तो प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शुक्र राहु एक साथ बैठे हैं तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। 12वां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और राहु ये तीनों की युति, फिर से बोलता हूं, नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और राहु ये तीनों ग्रहों की युति पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में होती हो तो प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। 14वां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल, शुक्र और राहु ये चारों ग्रहों की युति पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में होती हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। 15वां नियम, नवमांश कुंडली के पंचमेश और सप्तमेश, ध्यान से सुनना, नवमांश कुंडली के अंदर पंचमेश और सप्तमेश की युति जन्म कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। 16वां नियम, नवमांश कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश ये दोनों ग्रहों की युति जन्म कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में होती हो और उसके ऊपर नवमांश कुंडली का पंचमाधिपति ग्रह पूर्ण दृष्टि करता हो तो ऐसे लोगों का लव मैरिज सक्सेसफुल होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानते हैं कि अशुभ फल कैसे मिलता है, तो वो भी सुनिए। नवमांश कुंडली का पंचमाधिपति ग्रह और सप्तमाधिपति ग्रह अगर नीच राशि में निर्बल हो या फिर नवमांश कुंडली का पंचमेश और सप्तमेश ये दोनों पाप ग्रहों से पीड़ित हो या पाप ग्रहों से द्रष्ट हो। तीसरा, नवमांश कुंडली के अंदर पांचवें और सातवें भाव के स्वामी अस्त के हो या फिर मृत अवस्था में हो। पंचमेश और सप्तमेश अगर छठवें, आठवें, 12वें भाव में निर्बल होकर बैठे हो या फिर नवमांश कुंडली के अंदर पांचवें और सातवें भाव के स्वामी षड्बल में बलहीन हो तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह में कभी सफलता नहीं मिलती और प्रेम विवाह भंग हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको टोटल 17 प्रकार के अलग अलग प्रेम विवाह के योग बताए हैं। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।